सभी को राम राम। मैं BS पवार अपने चैनल ड्राइंग स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हमने बंगाल शैली, पटना शैली, कालीघाट शैली, इन सभी शैलियों के बारे में पढ़ा, विस्तार से भी पढ़ा और इसके MCQ भी हमने अच्छे से पढ़े। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल की घंटी को दबा दें, ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन वीडियो की जो सबसे पहले मिले। तो आज हम पढ़ रहे हैं कला एवं सौंदर्य के बारे में पढ़ रहे हैं। इसको हम दो भागों में पढ़ेंगे। पहले भाग में हम कला के बारे में पढ़ेंगे, दूसरे भाग में हम सौंदर्य के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम जो है वो कला के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पढ़ना शुरू करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है कला एवं सौंदर्य में कला के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसमें तो मानवीय भावों की अभिव्यक्ति ही कला है, ये आपने ध्यान रखना है। मानव के जो भाव है, मन के जो हमारे भाव है, वही कला है। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। प्रश्न बहुत पूछा जाता है कमीशन में कि कला शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ है, तो ऋग्वेद में हुआ है। यथा कला यथा शफ मद श्रृण स न्यामति, ये जो है वो ऋग्वेद का एक लाइन है, एक श्लोक आप इसको बोल सकते हैं। तो ऋग्वेद में जो है ना कला का सबसे पहले प्रयोग हुआ है। कला संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का है जी? संस्कृत भाषा का शब्द है कला। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कला किस भाषा का शब्द है, तो ये संस्कृत भाषा का शब्द है। कला शब्द कल धातु से बना है। कहाँ से बना है? कल धातु से बना है, जिसका अर्थ है प्रेरित करना। तो क्या अर्थ है इसका? प्रेरित करना, कल धातु का जो है। कुछ विद्वान इसकी उत्पत्ति कर्ण धातु से मानते हैं। तो कर्ण धातु से भी इसकी उत्पत्ति मानते हैं, जिसका अर्थ होता है प्रसन्न करना। तो इसका अर्थ क्या है? प्रसन्न करना या प्रेरित करना। तो जो है हमारा कल धातु से जो बनता है वो प्रेरित करना है, और कर्ण धातु से बनता है प्रसन्न करना। कुछ विद्वान को से संबंधित मानकर इसका अर्थ आनंद के रूप में लेते हैं। तो ये तो होता ही है, यदि कोई सब्जेक्ट बोरिंग लग रहा है तो वहाँ पे कला पढ़ाई जाती है, ड्राइंग पढ़ाई जाती है, आर्ट पढ़ाई जाती है, ताकि आपकी बोरियत जो है समाप्त हो। कहीं पे भी आपको स्ट्रेस दिमाग में पड़ रहा है किसी भी तरह का, तो आप कला यदि करते हैं, कला का यदि आपको शौक है, तो आपका स्ट्रेस जो है दूर हो जाता है। पेंटिंग बना लो, जो भी आपको चाहे आप इस तरह से कुछ बना सकते हैं। यूनान में कलाओं को देखने टेक्निक कहते हैं। यूनान में क्या कहते हैं? कलाओं को देखने या टेक्निक कहते हैं। प्राचीन लैटिन शब्द आर्ट्स, ये आपने ध्यान देना है, आर्ट्स से ये आर्ट्स ARS, आर्ट्स का अर्थ भी कौशल तथा शिल्प है। क्या है जी? कौशल तथा शिल्प, आर्ट्स, जिससे अंग्रेजी का आर्ट शब्द विकसित हुआ। तो अंग्रेजी का आर्ट शब्द जो किससे विकसित हुआ? लैटिन शब्द आर्ट्स से, ARS से जो है ना ये विकसित हुआ है। और इसका यहाँ पे जो अंग्रेजी में लिखा जाता है आर्ट, ART, जिसको कि हम लोग भी आर्ट ही इसको लिखते हैं, जिसका अर्थ बनाना या उत्पन्न करना माना जाता है। तो इसका अर्थ, आर्ट का अर्थ जो क्या माना जाता है? बनाना या उत्पन्न करना जो ये माना जाता है। इस तरह के प्रश्न आते हैं कमीशन में बहुत ज़्यादा। अंग्रेजी शब्द में आर्ट शब्द का प्रयोग 13वीं सदी से प्रचलित हुआ। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि अंग्रेजी में आर्ट शब्द का प्रयोग किस सदी से हुआ है, इसका समय क्या है? इसका समय है जी हमारा 13वीं सदी से प्रचलित हुआ। तो 13वीं सदी इसका समय है। आगे हम इसमें पढ़ते हैं प्राचीन भारतीय मान्यताओं में कला के लिए शिल्प शब्द का ही प्रयोग हुआ। तो भारतीय प्राचीन जो मान्यताएं हैं उसमें कला जो शब्द है उसको किससे, एक ही शब्द उसके लिए था, क्या था? शिल्प। क्योंकि जो है ना उस वक्त शिल्पकारियाँ बहुत होती थी प्राचीन काल में, तो उसी को ही कला मानते थे और यही नाम इसमें जो है लिया गया था। शिल्प जो कला का ये नाम लिया जाता था। तो शिल्प और कला दोनों शब्दों का अलग अलग प्रयोग सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में किया है। तो शिल्प
और कला, पहले शिल्पी होता था, एक ही नाम लिया जाता था प्राचीन भारत की मान्यताओं के अनुसार। पर जो अपने भरत मुनि हुए हैं, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है नाट्य शास्त्र, और नाट्य शास्त्र में इन्होंने सबसे पहले इसको अलग अलग किया है। अब ये आगे क्या क्या है इसमें, अलग अलग क्या क्या इन्होंने किया है, तो प्राचीन ग्रंथों में कलाओं की विविध सूचियाँ वर्णित है। प्राचीन जो ग्रंथ हमारे है नाट्यशास्त्र के अलावा, उसमें भी जो है इनकी अलग अलग सूचियाँ हैं। अब क्या क्या सूचियाँ है, जैसे कामसूत्र में 64 कलाओं की सूची दी गई है। तो कामसूत्र में कितनी कलाओं की सूची दी गई है जी? 64 कलाओं। ये भी प्रश्न आते ही आगे, जो जितने भी जहाँ जहाँ हम निशान लगाएंगे ये सभी जो है ना पूछे गए एक दो बारी, ठीक है। खास करके जैसे कामसूत्र का जो पूछा जाता है, तो इसमें 64 कलाओं की सूची दी गई है। क्षेमेंद्र के कला विलास में 64 जनोपयोगी मीन्स जनता के लिए जो उपयोगी है। 32 पुरुषार्थ, जिसमें कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये पुरुषार्थ के 4 स्तंभ है, तो उससे संबंधित है। 32 जो है पुरुषार्थ से संबंधित है। 64 कलाएं सोनारों की है, ठीक है जी। 64 कलाएं वैश्यों की है। 10 चिकित्सकों की भी इसमें इन्होंने दी है। 16 कायस्थों की तथा 100 सार कलाओं का वर्णन किया गया है। ये जो है इस तरह की इन कलाओं का वर्णन इसमें किया गया है। इन सूचियों से स्पष्ट है कि किसी कार्य को कुशलता से संपादित करना ही कला कहा जाता है। तो ये भी आप यहाँ पे अच्छे से नोट कर लें और ये समझ लें कि कला जो है वो किसे कहा जा रहा है, कि जब भी आप किसी कार्य को अच्छे तरीके से करते हैं, उसको पूरा करते हैं, पूर्ण करते हैं और पूर्ण रूप जब उसको दे देते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कला कहा जाता है, ठीक है जी। आगे हम इसमें पढ़ते हैं, कलाओं का वर्गीकरण अलग अलग युग में अलग अलग विधियों से होता रहा है। तो हम यदि मानते हैं कि अलग अलग युग है, हिंदू धर्म को मानते हैं, तो हिंदू धर्म के अनुसार भी ये सही है कि अलग अलग युग हुए हैं। 4 युग जैसे बोलते हैं ना, तो 4 युग हमारे हैं। उनमें जो है ना ये कह रहे हैं कि हर युग में जो है वो अलग अलग विधि आ रही है कला। प्राचीन भारत में प्रकृति को देवशिल्प, प्रकृति को क्या कहा जाता है जी? देवशिल्प, तथा मानवीय कृतियों को मानव शिल्प कहा जाता है। तो नेचुरल कुछ भी काम हो रहा है तो वो प्राकृतिक शिल्प है, और जो हमारा डेकोरेटिव है वो मानव शिल्प है। जैसे कि एक पत्थर नेचुरल पत्थर है, एक पत्थर हम बनाते हैं, जैसे चिप्स हम बोल सकते हैं, किसी तरह का वो पत्थर जो हम खुद बना रहे हैं, तो वो हमारा मानव शिल्प है। और जो देव शिल्प है, जो पत्थर भगवान ने दे रखा है, देव शिल्प है। इसी तरह से कुछ भी आप उदाहरण ले सकते हैं इसमें। तो प्राचीन जो भारत में है वो प्रकृति को देव शिल्प तथा मानव कृति को मानव शिल्प कहा गया है। मानव शिल्प के पुनः 2 भाग है। अब मानव शिल्प जो कहा गया उसके आगे 2 भाग है। एक है चारु शिल्प, जिसको कि ललित कला कहते हैं, और दूसरा है कारु शिल्प, जिसको कि उपयोगी कला कहते हैं। और ये 10वीं में भी है। जब आप, यदि आपके पास 10वीं की किताब है तो प्लीज़ उसको खोलिए, और उसमें जो आपने देखना है, चित्र संयोजन में आप जाइए, तो वहाँ पे भी कला के 2 भाग बताए गए 10th क्लास के बच्चों के लिए। होता क्या है कि हम लोग उन किताबों को ढंग से नहीं पढ़ते हैं, और फिर कहते हैं जी नहीं जी तो बाहर से आ गया, ये तो आर्ट हिस्ट्री का आ गया, ये तो जो ना JRF लेवल का आ गया, MA लेवल का आ गया। कुछ भी नहीं है, ये सारा जो है वो 10वीं में भी दिया गया है। यदि आप 10वीं किताब ढंग से पढ़ते तो उसमें क्लियर दिया गया है कि ये जो है ना कला 2 प्रकार की है, आपकी ललित कला है और एक आपकी उपयोगी कला है, चारु शिल्प और कारु शिल्प। अब ये चारु शिल्प और कारु शिल्प आपके लिए आ सकता है, 10th क्लास के लिए तो ये शब्द, दोनों शब्द नहीं है उसमें। तो ललित कला और उपयोगी कला जरूर है, और जिसको कि फाइन आर्ट, और ललित कला को हम कहते हैं फाइन आर्ट, और जो उपयोगी कला है इसको हम कहते हैं जो कमर्शियल के लिए हम करते हैं, इसको क्राफ्ट बोलते हैं। तो ये उपयोग करने के लिए, ये इस तरह भी हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। आगे हम इसमें पढ़ते हैं, यूरोप में इन्हें फाइन आर्ट और क्राफ्ट कहा जाता है।
तो ये भी देखो यहाँ भी क्लियर कर दिया, यूरोप में इसे इस तरह से कहा जाता है। उपयोगी कलाओं को यूरोप में उदार कलाएं भी कहा जाता है। जो उपयोगी कलाएं हमारी है, जिसे कॉमर्शियल के लिए जो भी हम यूज करते हैं, तो वो हमारा है उदार कलाएं। तो इसको यूरोप में जो इसको उदार कलाएं भी कहते हैं। कुछ आधुनिक विद्वानों ने कलाओं का वर्गीकरण मेजर आर्ट, जिसको कि ललित कला कहते हैं, मेजर आर्ट, और माइनर आर्ट मीन्स उपयोगी कला के रूप में किया है। तो कुछ विद्वानों ने जो है इसी फाइन आर्ट को और कमर्शियल आर्ट को जो है वो अलग किया है। तो माइनर आर्ट और मेजर आर्ट में जो है ना इन्होंने इसको तब्दील किया है। तो ये मेजर आर्ट है जो हमारा फाइन आर्ट है, और ये माइनर आर्ट है जो हमारा उपयोगी कला है। इस तरह भी इसका वर्गीकरण किया गया है। आगे हम इसमें पढ़ते हैं कि ललित कलाओं में मुख्य रूप से 5 कलाओं की गणना हुई है। अब ललित कला जो है, जिसको हम फाइन आर्ट बोलते हैं, उसमें कितनी कलाओं की गणना हुई है जी? 5 कलाओं की। आपने अपने पास जो है ना नोट कर लेना है। कौन कौन सी है? संगीत, काव्य, चित्र, मूर्ति तथा स्थापत्य। ये जो है वो 5 कलाएं आगे, ललित कला की आगे 5 कलाएं। देखो कला कितने प्रकार की बताइए? 2 प्रकार की। एक ललित कला है, उपयोगी कला मीन्स फाइन आर्ट, और क्राफ्ट जो हम कहते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट जिसको हम बोलते हैं। तो 2 कलाएं हैं, ललित कला और उपयोगी कला। अब जो ललित कला है वो आगे 5 भागों में बांटी गई है। संगीत, काव्य, चित्र और मूर्ति। संगीत, काव्य, चित्र, मूर्ति और स्थापत्य कला। अब आगे जो हेगेल है, ये इन्होंने जो है ना इसको फिर और आगे भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा है। किस तरह बांटा है ये हम पढ़ लेते हैं इसको, कि हेगेल ने कलाओं का वर्गीकरण इंद्रियों के आधार पर किया है। ये प्रश्न पूछा जाता है जी कि हेगेल ने कला को किस आधार पर बांटा है? तो इंद्रियों के आधार पर हेगेल ने इसको बांटा है। और इंद्रियों के आधार पर हेगेल को उन्होंने कैसे बांटा है? 2 भागों में बांटा है। एक दृश्य कला है और दूसरा श्रवण कला है। 2 भागों में बांटा है, 2 प्रकार से इसका वर्गीकरण किया है। अब दृश्य में कौन कौन सी है देखिए, जैसे नृत्य हम इसको देख सकते हैं, चित्र हम देख सकते हैं, मूर्ति को देख सकते हैं, और वास्तुकला को हम देख सकते हैं। तो ये सभी कलाएं जो है, ये 4 कलाएं हैं, नृत्य, चित्र, मूर्ति और वास्तु। इसको इन्होंने दृश्य कला में रखा है। और नृत्य कला, उसमें श्रवण कला में कौन कौन सा रखा है? कलाओं और संगीत व काव्य, इसको जो है इन्होंने श्रवण कला में रखा है। इन्होंने कला को जो है आगे 2 भागों में बांट दिया। फाइन आर्ट को ही इन्होंने 2 भागों में बांट दिया है आगे, ठीक है जी। और फाइन आर्ट में इन्होंने फिर जो है इसके आगे 6 भाग आप मान सकते हैं, नृत्य, चित्र, मूर्ति, वास्तु ये दृश्य में आ गए, और 2 संगीत और काव्य जो है वो श्रवण में आ गए। तो इस तरह इन्होंने, हेगेल ने जो है ना इस तरह इनको बांटा है। हेगेल ने अपने वर्गीकरण में काव्य को ही श्रेष्ठ माना। तो हेगेल ने जी किस कला को श्रेष्ठ माना है, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। हेगेल के अनुसार सबसे अच्छी कला कौन सी है? तो वो है काव्य कला, ठीक है जी। और वास्तुकला को सबसे निम्न श्रेणी में रखा है। तो सबसे नीचे कौन सी श्रेणी में रखा है इन्होंने? वास्तुकला को रखा है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि हेगेल के अनुसार सबसे निम्न कला कौन सी है? तो है वास्तुकला। और सबसे उच्च को, जो श्रेष्ठ जो कला, वो है काव्य कला। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लें। हेगेल का यह वर्गीकरण हेगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट के नाम से जाना जाता है। तो हेगेल ने जो वर्गीकरण किया है, ये किस नाम से किया है जी? हेगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये हमारा कला के बारे में हमारी जानकारी थी। आगे हम इसमें थोड़ा सा और पढ़ते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं कि कला की परिभाषाएं जो है किसने क्या क्या दी है। ये भी कई बार पूछा जाता है कि कला को किसने क्या क्या कहा है, किसने कला की क्या परिभाषा दी है। तो जैसे हमारा यहाँ पे अरस्तु के बारे में दिया गया है कि अरस्तु ने उद्देश्यों की दृष्टि से कला के 3 भेद किए हैं। अरस्तु ने उद्देश्य की दृष्टि, मतलब जिससे आपका उद्देश्य स्पष्ट हो रहा है, तो पहला उन्होंने कहा है कि आचरण विषय कला। 3 कलाएं कौन सी है? पहली आचरण विषय कला, दूसरी है ललित कला, तीसरा इन्होंने लिखा है उदार कला। तो ये किसके अनुसार है जी? अरस्तु के अनुसार है। और इनके 2-4 ही जो है ना आगे परिभाषाएं पूछी जाती है। कई बार पूछा जाता है कि किसने क्या कहा है। जैसे यहाँ पे पहला हम पढ़ते हैं, प्लेटो ने जो है वो कला की क्या परिभाषा दी है? तो कला सत्य की अनुकृति है।
ये आपने ध्यान देना है। कला सत्य की अनुकृति की भी अनुकृति है, तो ये इन्होंने कहा है। ये किसने कहा है? प्लेटो ने। अगला जो है ये अरस्तु, ये इनके बारे में कई बार पूछा जाता है। तो कला अनुकरण है। कला क्या है? सिर्फ अनुकरण है। इनके हिसाब से ये परिभाषा बनती है। तो कई बार बाय नेम पूछा जाता है कि इन्होंने कला की क्या परिभाषा दी है। 2-4 परिभाषाएं बता दी जाएगी, आपको सही परिभाषा में टिक करना है। अगला है कि महान सत्य की प्रकृति प्रस्तुत करना ही कला की सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है जी, ये गेटे ने कहा है। इसमें 1-2 और हम पढ़ लेते हैं, जिसे हेगेल के बारे में पढ़ लेते हैं कि हेगेल ने कला को क्या कहा है, क्योंकि इनके बारे में हमने अभी भी पढ़ा है। तो हेगेल ने क्या कहा है जी कि कला आधि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। ठीक है जी, हम सीधा ही पढ़ रहे हैं आगे। चलिए यदि भी पढ़ने तो पढ़ लेते हैं कि जो कुछ भी, अगला यहाँ पे हमारा है शतपथ ब्राह्मण ने जो क्या कहा है, जो कुछ भी देव शिल्प प्रकृति का प्रतिरूप अनुकृति है वह शिल्प है। ठीक है। अगला है क्रॉन्चे के अनुसार क्या है कि कला प्रभावों की अभिव्यक्ति है। ठीक है, ये आपने लिख लेने। वैसे ज़्यादा जो है वो 2-4 के नाम पूछे जाते हैं, जैसे प्लेटो है, अरस्तु है, हेगेल है, इनके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये आपने नोट कर लेने हैं। दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप ही कला है। तो ये किसने कहा है? फ्रायड ने। ठीक है जी। आगे शेले ने क्या कहा है? कला कल्पना की अभिव्यक्ति है। किसने कहा है? शेले ने कहा है कि कला जो है वो कल्पना की अभिव्यक्ति है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या कहा है कि जो सत्य है, जो सुंदर है, वही कला है। सत्यम शिवम सुंदरम, जो है जो सत्य है, सुंदर है, वही कला है। और लास्ट में हमारे पास एक है रस्किन, एक जो हुए है, इन्होंने कहा है कि कला ईश्वरीय कृति के प्रति मानव आह्लाद की अभिव्यक्ति है। तो ये जो है इन्होंने इस तरह से कला को परिभाषित किया है। तो ये जो है ये हमारा आज का टॉपिक था, कला और सौंदर्य में कला के बारे में आज हमने पढ़ा है। ये भाग क हमारा है। भाग ख में हम पढ़ेंगे सौंदर्य के बारे में। तो इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल ड्राइंग स्टडी।